हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग के भारी डिमांड के बाद आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के कुछ ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि अगर आप देख लेते हैं तो मैं 100% की गारंटी देता हूं कि सारा क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा। बस शर्त यह है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि परिवहन का क्या अर्थ है। परिवहन के चार माध्यम बताइए। क्या बोल रहा है, परिवहन का क्या अर्थ है और परिवहन के चार माध्यम बताइए। तो इसका आंसर देखते क्या बोल रहा है कि वस्तुओं अथवा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन के नाम से जाना जाता है। इसके चार मार्ग कौन कौन से आए देखते हैं। जल मार्ग एक हो जाएगा, वायु मार्ग हो जाएगा, सड़क मार्ग हो जाएगा। आगे देखते क्या बोल रहे हैं, एक रेल मार्ग हो जाएगा। कौन सा, रेल मार्ग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। वैसे नगर जो देश एवं राज्यों की राजधानी तथा जिले एवं अन्य प्रशासनिक इलाकों के मुख्यालय होते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है। ऐसे नगरों में सरकारी भवन, संसद भवन, विधानसभा भवन आदि होते हैं। इन नगरों के मुख्यालय तथा न्यायालय भी होते हैं। इन नगरों में सरकारी कर्मचारी तथा आगे देखिए क्या बोल रहा है, सरकारी कर्मचारी तथा अधिकारी अधिक संख्या में रहते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली हो जाएगा, लंदन हो जाएगा, चंडीगढ़ इत्यादि। तो इसे ही प्रशासनिक नगर कहते हैं। किसे कहते हैं, यही तो इसका सटीक सा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। क्या बोल रहा है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आयु, लिंग, व्यवसाय, जाति, भाषा, धर्म आदि के आधार पर जनसंख्या की विशेषताओं को जनसंख्या संगठन के नाम से जाना जाता है। निवास स्थान के आधार पर जनसंख्या को दो भागों में बांटा गया है, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के आधार पर। क्या होगा, ग्रामीण और नगरीय के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है कि भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले चार राज्यों के नाम लिखें। क्या बोल रहा है कि भारत में चार सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य। पहला हो जाएगा क्या, बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ये था चार राज्यों का नाम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है कि ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं। क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं। आंसर देखते हैं। गर्मी ऋतु में पशु चारक मैदानी भागों से पर्वतों की ओर तथा सर्दियों में पर्वतीय भागों से मैदानों की ओर प्रवास करते हैं, जिसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। को ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या बोल रहा है कि प्रतिकर्ष कारक से आप क्या समझते हैं। जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम स्थान को छुड़वाने का कारण बनाते हैं उसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, प्राकृतिक वनस्पति को परिभाषित करें। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, प्राकृतिक वनस्पति को परिभाषित करें। प्राकृतिक वनस्पति का वह अनसिया भंडार जिसका विशिष्ट तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक दशाओं में उपयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। यह प्राकृतिक पद्धति उपहार है। क्या है, यह प्राकृतिक का उपहार है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते क्या बोल रहा है कि हरित क्रांति क्या है। जैव प्रौद्योगिकी, आधुनिक संयंत्र की सुविधा आदि में विकास के कारण कृषि उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी गई है। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा फायदा किस फसल को हुआ है। तो होगा है गेहूँ को हुआ है। किसको, गेहूँ को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है कि काली मिट्टी की विशेषता क्या है। तो काली मिट्टी की विशेषता क्या है, काली मिट्टी की विशेषता देखिए डैश। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि काली मिट्टी की विशेषता, इस मिट्टी में नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है। कैल्शियम कार्बोनेट, पोटासियम, मैग्नीशियम और चूना 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 इसके मुख्य पोषक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, परंपरागत ऊर्जा स्रोत की विवेचना करें। क्या बोल रहा है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत की विवेचना करें। परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम और बिजली हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक संसाधन है। यह
वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं जो विविध कार्यों में उपयोगी होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का उपयोग होता है। इसके उपयोग से प्रदूषण भी होता है। तो ये था परंपरागत ऊर्जा का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, भूगोल की दो शाखाएं का नाम लिखे हैं। तो भूगोल की दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल है। कौन सा? भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लुसियन फेब्रे ने किया था। किसने? लुसियन फेब्रे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है कि ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन होता है। क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है कि ऑपरेशन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है कि पर्यावरण निश्चयवाद क्या है? प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश करना ही पर्यावरण निश्चयवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालना ही पर्यावरण निश्चयवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है कि राजनीतिक भूगोल के दो उप शाखाओं के नाम लिखें। तो निर्वाचन भूगोल एवं सैन्य भूगोल हो जाए। कौन सा? निर्वाचन भूगोल एवं सैन्य भूगोल। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोल रहा है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी के पुस्तक फ्रेडरिक रेडजेल है। कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है, संभववाद क्या है? प्रकृति के नियमों को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही संभववाद है। क्या है? संभववाद है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक ग्रिफ्थ टेलर हैं। कौन है? ग्रिफ्थ टेलर अमेरिकी भूगोलवेत्ता है। ये कहाँ का भूगोलवेत्ता है? अमेरिकी भूगोलवेत्ता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है कि मानव भूगोल में अध्ययन हेतु उपागम के रूपों में मानवतावाद एवं व्यवहारवादी विचारधारा का आरंभ कब हुआ? तो 1990 के दशक में हुआ था। कब? 1990 के दशक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोल रहा है कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो जर्मन द्वारा फ्रेडरिक रेडजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो ये था आज का टॉप 21 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इसी तरह का हिस्ट्री का अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।